Okay, and welcome to Histone Science Academy, and in this particular tutorial we are going to talk about mitotic poisons. हम बात करने वाले हैं mitotic poisons के बारे में, mitotic poisons के बारे में. So माइटोसिस से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग पहले भी देख चुके हैं. इससे पहले जो ट्यूटोरियल्स मैंने डाले हैं उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस को स्टडी किया था, जहां हमने एंडोमाइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और उसी के साथ साथ में डायनोमाइटोसिस, इंट्रान्यूक्लियर सेल डिवीजन वगैरह हमने देखा हुआ था. आज हम बात करेंगे माइटोटिक पॉइजन्स की. माइटोटिक पॉइजन्स किसको बोलते हैं? तो एनी सब्सटेंस और एनी केमिकल, एनी सब्सटेंस और एनी केमिकल that can stop cell division या फिर that can stop mitosis. Okay, because most of the cell divisions जो हमारी बॉडी में होते हैं they are mitotic cell divisions. So एक ओवरऑल जनरल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो any substance or chemical that can stop the process of mitosis is called as mitotic poisons. इसको हम बोलते हैं mitotic poison. Okay. सो ये बात तो क्लियर है कि ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो माइटोसिस के प्रोसेस को कहीं पे भी किसी भी स्टेज में रोक दे, स्टॉप कर दे, उसी को मैं कह सकता हूँ माइटोटिक पॉइजन्स. ठीक है. अब माइटोटिक पॉइजन्स जो रहते हैं ये अलग अलग स्टेजेस में काम करते हैं. कुछ माइटोटिक पॉइजन्स जो रहते हैं ये इंटरफेज में कहीं ना कहीं इधर G2 में काम करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा. कुछ S फेज़ में काम करते हैं, सॉरी G2 नहीं, G1 फेज़ में, कुछ G1 में काम करते हैं, कुछ S फेज़ में काम करते हैं, और कुछ जो माइटोटिक पॉइजन्स होते हैं वो स्पिंडल फॉर्मेशन पे अफेक्ट करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन यानी M फेज़. सो कुछ I फेज़ में काम करते हैं, कुछ I फेज़ में काम करते हैं, और कुछ M फेज़ में काम करते हैं. जो M फेज़ में काम करते हैं वो यूजुअली स्पिंडल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसके बारे में अपन आगे देखेंगे. ओके, सो ये कुछ टाइप्स हैं माइटोटिक पॉइजन्स की. अब इनसे रिलेटेड थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं. मुझे एक बात बताइए, अगर आप सोचेंगे तो क्या मैं माइटोटिक पॉइजन्स को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकता हूँ? वेदर माइटोटिक पॉइजन्स कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? इसका एक लॉजिकल आंसर है यस. अगर आप देखोगे तो हमने ये बोला था कि कैंसर क्या होता है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स जब होने लगेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपने पढ़ा होगा कि सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं, डिफरेंट केमिकल्स रहते हैं, जिसमें से एक हमने काइनेजेस के बारे में पढ़ के रखा था. साइक्लिन्स होते हैं, काइनेजेस होते हैं. इनका काम होता है ओवरऑल सेल साइकिल के ऊपर में वॉच रखने का. ओके. अब बिकॉज ऑफ सम रीजंस अगर ये सेल साइकिल पे वॉच ना रख पाए तो मान लीजिए कि एक सेल था, एक डिप्लॉइड सेल था, जिसको आफ्टर 10 टाइम्स यानी 10 नए सेल बनाने के बाद में रुक जाना था. बट ये आफ्टर 10 टाइम्स नहीं रुकता है और ये मल्टीप्लाई होता जाता है, सेल डिवीजन में जाते जाता है. तो ऐसे करके जो एक सेल आगे चल के 10 सेल बनाने वाला था, अब इंस्टेड ऑफ 10 वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बना लेता है. अब ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स क्या करेंगे? इनका काम, इनके लिए जगह तो है नहीं, तो फिर ये फॉर्म करेंगे ऑब्वियसली ट्यूमर. ओके. अब ये ट्यूमर बॉडी में कहाँ फॉर्म हुआ है, किस टाइप के सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, उस कैटेगरी या उस टाइप का होता है कैंसर. जैसे मान लीजिए अगर यही प्रोसेस मेरे ब्रेन में हो रहा है, मेरे ब्रेन के सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में अगर मल्टीप्लाई होना अगर वो स्टार्ट हो जाए, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू एक्सटेंडेड नंबर ऑफ सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स जो रहेंगे वो ब्रेन के अंदर में जमा होने लगेंगे, एंड दैट विल फॉर्म अ ट्यूमर, एंड दैट इज नथिंग बट द ब्रेन ट्यूमर और दैट इज द टाइप ऑफ कैंसर. तो सवाल ये है कि क्या मैं माइटोटिक पॉइजन्स को इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूज़ कर सकता हूँ? इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा जब हम थोड़ा सा पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, माइटोटिक पॉइजन्स और इनके मेथड्स को हम स्टडी कर लेते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम माइटोटिक पॉइजन्स को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ओके. सो जो मोस्ट यूजुअल टाइप के माइटोटिक पॉइजन्स हम पढ़ते हैं उसमें से एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियेज. ओके. सो राइबोन्यूक्लियेज, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम RNAs भी कहते हैं.
आरएनएज भी कहते हैं। अब ये राइबोन्यूक्लियस जो है ये एक माइटोटिक पॉइजन है, और अगर ये माइटोटिक पॉइजन है इसका मतलब ये है कि ये माइटोसिस को कहीं ना कहीं सेल डिवीजन के प्रोसेस को रोकता है। सवाल ये है कि ये कैसे रोकता है, तो आरएनएज या राइबोन्यूक्लियस जो एंजाइम रहता है ये मोस्ट कॉमनली आरएनएज के डिग्रेडेशन को कैटलाइज कर देगा। कैटलाइज करेगा मतलब बूस्ट अप करेगा। और अगर आरएनएज डिग्रेडेट होने लगेंगे, आरएनएज का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, डिग्रेडेशन होने लगेगा, तो जो क्वांटिटी ऑफ आरएनएज मुझे चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज है, एमआरएनएज, आरआरएनएज, टीआरएनएज, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज जो मुझे चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल सेल डिवीजन वो अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर आरएनएज अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर सेल डिवीजन नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद होगा तो जब हम जीवन फेज पढ़ रहे थे, ओके, मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि भाई जीवन फेज के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं, और यही प्रोटीन्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनाते हैं। अब आपको प्रोसेस याद होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में हमको क्या लगते हैं, हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज लगते हैं। हमको यहाँ पे एमआरएनएज लगेंगे, फिर वो प्रोटीन्स बनाने, एंजाइम्स बनाने के लिए हमको राइबोसोम्स लगेंगे, राइबोसोमल आरएनएज लगेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड्स कैरी करने के लिए हमको टीआरएनए लगेंगे। अब जैसे इन्हीं एंजाइम्स में से एक का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है ना। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो आगे चल के कौन से प्रोसेस में काम करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाला है। विदाउट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, हेलिकेज एक एंजाइम है, ठीक है। ये भी डीएनए, आपका डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको अनकॉइलिंग करने के लिए आपको एक एंजाइम लगेगा, इसी तरह बाद में कॉइल करने के लिए आपको एक और एंजाइम लगेगा, लाइगेज एक एंजाइम लगेगा। तो ये सारे जो एंजाइम्स है ये आफ्टर ऑल कौन से प्रोसेस से आ रहे हैं, तो वो जो सेंट्रल डॉग्मा आपने पढ़ा है कि भाई डीएनए से एमआरएनए, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तो कहीं ना कहीं ये आरएनएज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे चल के डीएनए रेप्लिकेशन में। और अगर डीएनए का कॉपी नहीं बनेगा तो फिर न्यूक्लियस कैसे सेपरेट होगा, कैरियोकाइनेसिस कैसे होगा, सेल डिवीजन कैसे होंगे, और एग्जैक्ट क्रोमोसोमल वैल्यूज के साथ में आपको डॉटर सेल्स कैसे मिलेंगे, ओके। और आपने चेक पोस्ट के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको याद है कि अलग अलग फेजेस में चेक पोस्ट होते हैं जो ये देखते हैं कि वो फेज़ का काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। जस्ट फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको बात रिवाइज हो जाए। तो अगर ये आपका सेल डिवीज़न है, ये पूरा फेज़ है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये G1 फेज़ है आपका, ये S फेज़ है आपका, ये G2 फेज़ है, देन यहाँ से आपका प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये आपका प्रोफेज़, ये मेटाफेज़, ये एनाफेज़, ये टेलोफेज़, ये साइटोकाइनेसिस, और ये इतना जो पूरा पार्ट है हम इसको बोलते हैं इंटरफेज़, जिसको आई फेज़ कहते हैं, ओके। और ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका एम फेज़ है, जिसमें एक्चुअल में आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें भी आपको मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चलता है ये एक्चुअल में कैरियोकाइनेसिस होता है, और ये तो आपको पता ही है कि ये साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि G1 फेज़ के अंदर में ये पूरा इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज़ होता है, जिसमें हमने देखा था कि G1 फेज़ के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर हमने बोला था कि प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंटली होता है, सारे एंजाइम्स बनते हैं जो आगे चल के एस फेज़ में जो डीएनए का कॉपी बनेगा उसके लिए जितने एंजाइम्स आपको लगने वाले हैं वो सारे के सारे G1 फेज़ में ही बन जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, एस फेज़ में जो प्रोसेस होगा वो होगा डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। अब इस रेप्लिकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एंजाइम लगेगा, पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज, ये सारे एंजाइम्स जो है ये कहाँ बनेंगे, तो ये बनते हैं G1 फेज़ के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम्स का क्वांटिटी बढ़ता है,
अब राइबोसोम्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूक्लियोलस का साइज बढ़ता है। न्यूक्लियोलस का साइज कब बढ़ेगा? जब राइबोसोम्स बढ़ेंगे। और राइबोसोम्स किससे मिलके बनते हैं? तो आरआरएनएस से मिलके बनते हैं। ओके, और राइबोसोम्स आपको मालूम है प्रोटीन फैक्ट्री होती है। अगर आरआरएनएस नहीं होंगे, देखिए सीक्वेंस समझ लीजिए, वैसे तो बहुत शॉर्ट सी चीज़ है, अगर आरआरएनएस नहीं होंगे तो राइबोसोम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर आरआरएनएस नहीं होंगे तो राइबोसोम्स नहीं बनेंगे, और अगर राइबोसोम्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। ओके, प्रोटीन्स नहीं होंगे तो एंजाइम्स नहीं होंगे, एंजाइम्स नहीं होंगे, एंजाइम्स अगर नहीं होंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा? डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा? ओके, सो जो राइबोन्यूक्लियस करता है वो आरएनएज के डिग्रेडेशन को कैटलाइज कर देता है। इन्हीं अलग अलग टाइप के आरएनएज के डिस्ट्रॉय होने के प्रोसेस को बूस्ट अप कर देता है। तो आरएनएज नहीं रहते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज अवेलेबल नहीं होते। अगर आरएनएज नहीं होंगे, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स अगर आपके पास में नहीं होंगे, तो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम्स के बनने का काम नहीं होगा। और अगर ये दो चीज़ें अवेलेबल नहीं रहेगी तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा? ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट मैंने आपको इसका बताया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइबोन्यूक्लियस जो रहता है ये आपका इंटरफेज पॉइजन है, इंटरफेज पॉइजन है। ओके, अब आगे चल के आप देखोगे तो G2 फेज में भी आपको बहुत सारे प्रोटीन्स लगेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल G2 फेज में अगर हम बात करें तो आपके G2 फेज में एक ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन बनता है, ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन बनता है। प्रोटीन है तो फिर मतलब प्रोटीन बनाने के लिए आपको आरएनएज ही लगने वाले हैं। ठीक, अब ये ट्यूब्यूलिन क्या करता है? तो ये ट्यूब्यूलिन आगे चल के स्पिंडल बनाने का काम करता है। ठीक, ट्यूब्यूलिन ही नहीं रहेगा। अब फिर से बात देखिए, प्रोटीन्स होंगे, फिर से बात कंसेप्ट वही है, आरएनएज होंगे तो प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे तो आपका ट्यूब्यूलिन बनेगा, ट्यूब्यूलिन बनेगा तो आगे जाके आपका स्पिंडल बनेगा। ठीक है, आरएनएज नहीं तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं तो ट्यूब्यूलिन नहीं, ट्यूब्यूलिन नहीं तो स्पिंडल नहीं। ठीक, सो जितने भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स लगते हैं आपको, वो सब आरएनएज की हेल्प से आते हैं, और इन्हीं आरएनएज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है राइबोन्यूक्लियेज। अगर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएगा तो सारे आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा, और इनकी हेल्प से जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनने वाले थे वो नहीं बनेंगे। और अगर प्रोटीन्स और एंजाइम्स नहीं रहेंगे तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से काम करते हैं आपके राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, या फिर राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, जो एक टाइप का क्या है? माइटोटिक पॉइजन है।